हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको ये बताया था लास्ट टॉपिक के अंदर कि जो फ्रांस की जो जनता थी वो किस प्रकार से भड़क चुकी थी, राजा के खिलाफ हो गई थी। अब उन्होंने अपना एक नया ही संविधान बनाना चाहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहा था, नेशनल असेंबली बनानी चाहिए थी और वो नेशनल असेंबली बन भी गई थी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे टेक्निक्स अपनाए, कुछ ऐसे कारण रहे कि नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी गई। अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि नेशनल असेंबली थी क्या, उसका प्रोसेस क्या था और किस प्रकार से सारा वो राज्य को कंट्रोल करती थी, चलाती थी। ठीक है, तो नेशनल असेंबली का मतलब था राष्ट्रीय सभा, मतलब तो उसके अंदर तीन प्रकार की प्रणालियां होती थी। पहली होती थी जुडिशरी, दूसरी एग्जीक्यूटिव और तीसरी लेजिस्लेचर, मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका। ये हमारे देश में भी है, इंडिया में भी, और फ्रांस वालों ने भी नेशनल असेंबली के द्वारा ये बनाया। जुडिशरी का मतलब था न्यायपालिका, तो न्याय करने के लिए जो जज चुना जाएगा, जो इंसान चुना जाएगा उसके लिए कि उस सीट पे बैठकर उस पद का मान रखते हुए वो लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के न्याय करे, तो उस जज को चुनने का अधिकार किसके पास था? एक्टिव सिटीजन्स के पास था, जो वोटों के द्वारा वो जज बनाती थी, लाइक ए डेमोक्रेसी जो हमारे देश में है। एग्जीक्यूटिव का मतलब था किंग, और उसके मिनिस्टर जो थे एग्जीक्यूट करते थे, मतलब उस चीज को कार्य रूप देते थे, काम करने का। पहले क्या था, ये सारा का सारा जो था पावर किसके पास था? राजा के पास था। उसके बाद वीटो पावर थी। वीटो पावर का मतलब होता है कि अगर किसी असेंबली ने कभी भी कोई कानून पास किया और राजा को वो कानून पसंद नहीं आया, तो वो अपनी मर्जी से उस कानून को मानने के मना कर सकता था और साथ ही साथ उस कानून को बदल सकता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं था। अब क्या हुआ, ये सारी पावर चलाने का जो जिम्मा था वो किसके हाथ में आ गया था? एक्टिव सिटीजन्स के हाथ में आ गया था। अब जान लेते कि एक्टिव सिटीजन्स कौन थे। एक्टिव सिटीजन्स entitled to vote about the 4 millions of the population of 28 millions। फ्रांस की जहां पॉपुलेशन 28 मिलियन थी, उसमें से सिर्फ 4 मिलियन लोग ऐसे थे जो अपने 3 दिन की सैलरी में से टैक्स पे करते थे। तो उन 4 मिलियन लोगों को अधिकार दिया जाता था इलेक्टर को चुनने का, मतदाताओं को चुनने का। ठीक है, सिर्फ 4 मिलियन 28 मिलियन के अंदर से। अब क्या था, वो लोग इलेक्टर्स को चुनते थे, जिनकी संख्या कितनी होती थी? 50,000 के आसपास। सारे आदमी होते थे उसमें से, मतलब विमेंस को कोई अभी अप्रोच नहीं किया था किसी चीज के लिए। वो 50,000 मिलके बनाते थे नेशनल असेंबली, जिसमें होते थे 745 मेंबर। ठीक है बच्चे। अब क्या था, ये लेजिस्लेटिव का मतलब था विधानसभा। जो कानून यहां पे बनाए जाएंगे वो कानून बना के कहां भेजे जाएंगे? राजा के पास। मतलब अब राजा अपना कोई कानून खुद नहीं बनाएगा। राजा की डिक्टेटरशिप, उसकी तानाशाही अब खत्म हो चुकी थी। राजा को वो सब करना पड़ेगा जो नेशनल असेंबली उसे कानून बना के देगी, और यही काम उसके मिनिस्टर्स भी करेंगे। मतलब राजा वो सारे काम अपने मिनिस्टर से करवाएगा और उसके जो राजा होने का मान है वो भी रखा जाएगा, लेकिन वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अब सारी पावर किसके पास थी? नेशनल असेंबली के हाथ में थी। तो ये 4 मिलियन लोग वो थे जो वोटिंग करते थे, जो टैक्स पे करते थे, जिनके द्वारा नेशनल असेंबली के इलेक्टर चुने जाते थे, और इलेक्टर क्या चुनते थे? नेशनल असेंबली के लोगों को। लेकिन उसके बाद ये क्या था, पैसिव सिटीजन जो थी, नो वोट राइट्स अबाउट द 3 मिलियन मैन, वीमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो द 25 ईयर। ऐसे बहुत सारे लोग थे, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा तादाद के अंदर लोग थे। यहाँ पे 3 मिलियन दिए गए हैं, मतलब इससे भी ज्यादा लोग थे जिनको वोट करने का अधिकार नहीं था। इनमें वो सब लोग आते थे जो कि काम धंधा नहीं करते थे,
वो आदमी, वो औरतें, वो बच्चे जो कि 25 साल की उम्र से कम थे। सीधी सी बात मैंने पहले बताई कि 4 मिलियन पीपल वोट कर सकते थे, क्योंकि वो अपनी सैलरी 3 दिन की सैलरी का टैक्स पे करते थे। तो जाहिर सी बात है कि सरकार की जो असेंबली बनेगी उन 4 मिलियन लोगों की बात को ही तवज्जो देगी, उन 4 मिलियन लोगों की बातों को ही समझेगी। अब ये जो वोट नहीं दे पा रहे थे जो लोग, जब इनकी वोट ही नहीं लिया जाएगा तो स्पष्ट सी बात है कि इनकी द्वारा रखी गई मांगों को भी पूरा नहीं किया जाएगा। तो क्या था, ये लोग ना तो वोट दे सकते थे और ना ही अपनी कोई डिमांड रख सकते थे। और ये कितने थे? 3 मिलियन लोग थे, इससे ज्यादा भी हो सकते थे। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली एक छोटा सा व्यू दिखाने के लिए 3 मिलियन लोगों का वेरवा दे दिया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में थे, क्योंकि देखिए 28 मिलियन की जनसंख्या पॉपुलेशन थी फ्रांस के अंदर। और ये कौन से लोग, इनमें से बहुत सारे लोग वो भी थे जो चिल्ड्रंस होंगे, वीमेन होंगी और यूथ जो कि 25 साल से कम की उम्र के होंगे। ठीक है जी। तो ये सारा क्या था, फ्रांस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो संविधान बना था, उसकी पूरी रूपरेखा ये थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। और फ्रांस के अंदर जो संविधान बनाया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसको लेकर भी लोगों की अलग ही राय थी, एक अलग ही उनकी सोच थी। उस सोच का कारण क्या था, देखिए, व्हाट अदर थॉट अबाउट द न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर जो नई असेंबली बनाई गई थी, नेशनल असेंबली बनाई गई थी, कहीं न कहीं उसे देखकर लग रहा था कि वो भी कुछ खास लोगों की हेल्प के लिए, कुछ अमीर लोगों की हेल्प के लिए ही चुनी गई थी। उसका एक रीजन था, द रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट, एक आंदोलनकारी थे जर्नलिस्ट जिनका नाम था जेन पॉल मार्ट। जेन पॉल मार्ट उनका नाम था। कमेंटेड इन हिज न्यूज़पेपर लामी दू पीपल। उन्होंने एक अपना न्यूज़पेपर था लामी दू पीपल। इसमें उस पेपर का जो नाम था वो था द फ्रेंड ऑफ द पीपल, मतलब लोगों का दोस्त। लोगों की हेल्प के लिए ही वो ये न्यूज़पेपर निकालते थे। उस पेपर में उन्होंने कमेंट पास किया कि ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट बाय द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली जो एक प्रारूप तैयार करती है, एक ड्राफ्ट तैयार करती है, कहीं न कहीं जाके वो सारे लोगों के पक्ष में नहीं होता, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि 4 मिलियन लोग ही ऐसे होते थे जो नेशनल असेंबली को चुनते थे। 28 मिलियन में से बाकी जनता जो थी वो निराधार थी, उनका कोई आधार नहीं था। तो कहीं न कहीं अन्याय हो रहा था उन लोगों के साथ जिनको ना तो असेंबली चुनने का अधिकार था और ना ही उनकी बातों को मान्य रखा जाता था। तो संविधान ऐसा नहीं होना चाहिए जो कुछ लोगों को छोड़ दे, कुछ लोगों के पक्ष में बोले। संविधान ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए बराबर हो, उसमें छोटे बड़े का कोई भेदभाव ना हो। लेकिन फ्रांस में जो संविधान बनाया गया था वो पूरी तरह से ये साबित कर रहा था कि कुछ अमीर लोगों की फैसिलिटीज के लिए ही वो बनाया गया था। The task of representing the people has been giving to the rich the lot of the poor and the oppressed will never be improved by the peaceful mean alone. इससे पूरी तरह से प्रूफ हो जाता था ये कि ये अमीर लोगों के पक्ष में था और जो गरीब लोग थे, जो पे नहीं कर पा रहे थे, जो काम धंधा नहीं कर रहे थे, जिनका कोई रोल नहीं था संविधान में, उन्हें पूरी तरह से इस संविधान से अलग कर दिया गया था। उन्हें एक अलग ही कोना पकड़ा दिया गया था जिनका समाज में कोई अस्तित्व नहीं था। Here we have the absolute proof of how wealth influence the law. यहाँ पर ये देखा गया है, प्रूफ हो गया है कि कुछ लोगों की ही वेल्थ के बारे में सोचकर ये पूरा का पूरा संविधान रचा गया है, जबकि संविधान के अंदर हर छोटे बड़े इंसान की नीड्स का, उसकी जरूरतों का, उसके फ्यूचर के बारे में सोचकर संविधान बनाना चाहिए। ठीक है। साथ ही ये भी माना जाता है yet laws will last only as long as the people agree to obey them, and when they have managed to cast off the yoke of the aristocrat, they will do the same to the other
hours of wealth source in extract for the newspaper Lamidu people। और साथ में ये भी कहा गया है कि एक कानून तब तक ही चलता है जब तक कि लोग उस कानून के पालन करते हैं, मतलब उसके नियमों का पालन करते हैं। लेकिन अगर लोगों को लगे कि ये कानून पूरी तरह से लोगों के हक में नहीं है तो उस कानून को पिटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो ऐसा बनाया गया प्रारूप, ऐसा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन किसी प्रकार से मायने नहीं होता जो कि एक वक्त में आके अपनी जो जड़ों को है वो खुद ही खोखला कर दे। तो कानून तब तक चलता है जब तक लोग उसका पालन करते हैं, और ऐसा ही कानून बनाने की जरूरत थी फ्रांस के अंदर। और ये सब किसने बताया गया था? अपने न्यूज़पेपर लामुदी पीपल के अंदर किसने बताया था? जैन पॉल मार्ट ने अपने पूरे न्यूज़पेपर में बताया था कि कानून कैसा होना चाहिए, फ्रांस में कैसा कानून बनाया गया है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोग उसको किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आगे भविष्य में चलकर उसके साथ क्या होगा। ठीक है, साथ ही कानून हर इंसान को जीने के लिए कुछ अधिकार देता है ताकि कानून का भी मान रहे और इंसान अपने जीवन को स्वतंत्रता से जी सके। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ द मैन द सिटीजन, हर वो इंसान जो इस नागरिकता का हिस्सा है उसे कुछ अधिकार दिए जाते हैं ताकि कानून का पालन करते हुए वह अपने जीवन को स्वतंत्रता से जी सके। तो चलिए उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला अधिकार, द मैन आर बोर्न रिमेन फ्री एंड इक्वल इन द राइट्स। इंसान पैदा होते ही दो अधिकारों का मालिक होता है। पहला अधिकार फ्री, मतलब जब तक वो जिएगा अपना जीवन स्वतंत्रता के साथ जिएगा, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के, बशर्ते उसकी स्वतंत्रता दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा इक्वल, चाहे वो किसी भी रंग का हो, लिंग, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धार्मिक स्थल से जुड़ा हो, चाहे वो किसी प्रकार का भी किसी भी कास्ट में पैदा हुआ हो, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसे भी दूसरों के समान सम्मान समझा जाएगा, मतलब एक ही स्तर पर रखा जाएगा। तो ये दो ऐसे अधिकार हैं जो इंसान पैदा होते ही अपने साथ लेकर आता है। पहला स्वतंत्रता का, दूसरा समानता का। दूसरा अधिकार, द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स ऑफ द मैन। दीज आर द लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड द रेजिस्टेंस टू द ऑपरेशंस। मतलब हर वो इंसान जो कि इस नागरिकता का हिस्सा है वो उसको पूरा अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा का, अपनी लिबर्टी का, अपनी रेजिडेंस के ऊपर रहने का, और सब कुछ उसको अधिकार मिलेगा, उस नेशनलिटी को जीने का, अपने हर चीज को सुरक्षित करने का। अगर कोई इस चीज के अंदर बाधा पहुंचाता है, उसकी स्वतंत्रता को ठेस पहुंचाता है, उसके धर्म को ठेस पहुंचाता है, उसके घर को इनसिक्योर करता है, तो उसे पूरा पूरा अधिकार है कि वो इसके खिलाफ लड़े और एक्शन ले। ठीक है। द सोर्स ऑफ द सोल एटिंग reside in the nation. No groups or individually may exercise authority that does not gain for the people. और साथ ही समाज में कोई ऐसा ग्रुप उभर कर सामने नहीं आ सकता, कोई अन्य ग्रुप नहीं बन सकता, कोई प्रभुता अपनी नहीं लगा सकता उस देशवासियों पे जहां पे डेमोक्रेटिक मतलब जो है सभा डेमोक्रेटिक जो अधिकार लोगों को मिल चुके हैं फंडामेंटल, मतलब कोई भी उनके अधिकारों पे आकर अपना एक नया कानून बना के उनके अधिकारों की जो मान्यता है उसको रद्द नहीं कर सकता। ठीक है। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पीपल टू डू व्हाटएवर इट इज नॉट द इंजरियस टू अदर। उसे पूरी लिबर्टी है, आजादी है अपने आप को जिंदगी में जीने के लिए, बशर्ते उसकी आजादी से, उसके फ्रीडम से किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन दैट आर द इंजरियस टू सोसाइटी।
और कानून में ये भी अधिकार बताया गया है, अगर किसी की आजादी से, किसी के कुछ कर देने से सोसाइटी को नुकसान पहुंचता है या किसी और को नुकसान पहुंचता है, तो कानून उसके खिलाफ और उसके किए हुए कार्य के खिलाफ एक्शन लेगा और उसे सजा भी दी जाएगी। और law is the expression of the general will. All the citizens have to right the participate in its formation personally and through their representative. All the citizens are equal before it. मतलब जो कानून बनाया जाए वो एक जनरल इंसान को ध्यान में रख के बनाया जाए और इस इंसान की इन्वॉल्वमेंट भी इसके बीच में होनी चाहिए। मतलब कानून बनाते वक्त ऐसा कानून हो जो लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाया जाए और उसके अंदर एक जनरल आदमी की जो है पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, चाहे वो खुद करे या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से करवाना चाहे। और उसके लिए उसे क्या होना चाहिएगा, सबसे पहले समाज में इक्वालिटी होना चाहिए, समाज में समानता होनी चाहिए। मतलब जब भी कोई कानून बनाया जाए लाइक डेमोक्रेसी के हिसाब से, वह सरकार जो लोगों द्वारा लोगों के लिए और लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव चुने, ऐसे कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए। No man may be assumed as arrested of the detained except in the case determined by the law. और किसी भी इंसान को पकड़ने का, उसे कैद करने का अधिकार सिर्फ लॉ के पास ही होना चाहिए। कोई भी दूसरा अन्य व्यक्ति जो बिल्कुल उसके बराबर है उसे पकड़कर उसे कैद नहीं कर सकता, उसे किस प्रकार से प्रताड़ित नहीं कर सकता। Every citizen may speak, write and print freely. He must take the responsibility for the abuse for the such liberty in the case determined by the law. हर इंसान को कुछ लिखने का अधिकार है, उसे बोलने का अधिकार है, अपनी आइडियाज को प्रूफ करने का अधिकार है, उसे वो अधिकार मिलता है बशर्ते उसका जो बोलने का नजरिया है, जो छापने का जो तरीका है वो अब्यूजिंग ना हो, अभद्दा ना हो, जिसके कारण लोगों को आहत पहुंचे, हानि हो। मतलब ये सब वो नहीं करता। अगर अच्छा लिखता है तो उस पर कोई भी कानून नहीं है कि उसे रोके। उसे पूरी तरह से ये अधिकार है कि वो अच्छी चीजों को समाज में फैलाए, ना कि बुरी चीजों को। ठीक है। For the maintenance of the public force and for the expenses of the administration, the common tax in the indispensable, it must be exceed equality on all the citizens in the proportion to their means. मतलब जो भी टैक्सेस लगाए जाएंगे सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए, वो सारे के सारे टैक्सेस समाज में जितनी भी मतलब कैटेगरीज होंगी, स्टेज होंगी, उनके ऊपर बराबर होंगे। मतलब पहले की तरह नहीं कि पूरा का पूरा टैक्स जो है थर्ड स्टेज को पे करना पड़ेगा। वो सारा का सारा टैक्स सभी में बांट दिया जाएगा और वो भी टैक्स उनके प्रपोर्शन को, मतलब कितनी उनकी कमाई होती है उसके हिसाब से वो जो टैक्स है उनके ऊपर लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान 10 रुपए कमाता है तो उसे 10 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, और अगर कोई इंसान 2 लाख रुपए कमाता है तो 2 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ये किसी तरह का बाउंडेशन नहीं होगा कि टैक्स जो है वो इक्वालिटी के हिसाब से सबके ऊपर बराबर होगा, वो प्रोपोर्शन के हिसाब से सबके ऊपर बराबर होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसे हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे रीडिंग ऑफ द पॉलिटिकल सिंबल्स। पॉलिटिकल सिंबल्स क्या होते हैं, किस प्रकार से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा और बार बार सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है तो प्लीज मेरे नंबर पर मुझे कांटेक्ट कीजिए और अपना सुझाव मुझे दीजिए। और जाते जाते आपके लिए मैसेज, कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। प्लीज सेफ रहिए, अपने आप को सेफ रखिए, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय।